भारत में 4 में से 3 महिलाएं जो हैं वो बेरोजगार हैं और ये जो आंकड़ा है ये सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा है। दरअसल जब भी हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की बात करते हैं तो हमको लगता है कि वहाँ पर जो महिलाओं का राइट्स है वो बहुत कम है, जो कि ये बात सच है। लेकिन आप देखोगे तो सऊदी अरेबिया से भी हम पीछे हैं इस मामले में। वो भी वो कंट्री जिन्होंने हाल ही में महिलाओं को गाड़ी चलाने का अधिकार दिया है, फुटबॉल के स्टेडियम में मैच देखने का अधिकार दिया है। तो इन सबको आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आप देखोगे कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है उसमें महिलाओं का जो रोल है वो काफ़ी हद तक कम है। यहाँ तक कि अगर हम ब्रिक्स नेशंस की बात कर लेते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं, वहाँ पर जेंडर पे गैप के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो भारत सबसे निचले पायदान पर आता है। अब इसके पीछे आप कहोगे कि भाई इस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या है, यहाँ तो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से आपको देखने को मिल जाएगा कि महिलाएं जो हैं वो ऑफिस का काम जो है वो नहीं पकड़ पाती हैं और मेजॉरिटी जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ में जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं बेहतर नहीं है। तो कई बार जो टॉयलेट्स का इस्तेमाल करना हो गया या फिर अगर वो अपने पीरियड्स में है तो फिर पैड्स चेंज करने का हो गया, तो सैनिटेशन फैसिलिटीज बेहतर नहीं है। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो रोड्स और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी अनसेफ है। यूजुअली कहीं ना कहीं पोल्यूशन को कम करने के लिए हम ये कह रहे हैं कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दें, लेकिन उन्हीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सेफ्टी के कंसर्न्स भी एक सवालिया निशान पैदा करते हैं। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो वर्क लाइफ बैलेंस कर पाना भी काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि भाई शादी विवाह के बाद में जो जीवन है तो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को बैलेंस करना, क्योंकि अमूमन आज भी आप देखोगे तो हम 21st सेंचुरी में भी कहीं ना कहीं जो हाउस होल्ड डेली कोर्स है वो हम मानते हैं कि वो महिलाओं का ही रोल है। तो पुरुष अगर ऑफिस से आता है तो हम कहते हैं कि वो थक गया है, लेकिन अगर महिला आती है तो हम मानते हैं कि नहीं भाई उसका अभी भी किचन का काम है जो कि अधूरा है। तो उसको एक रोल प्रोफेशनल निभाना पड़ रहा है ऑफिस में और एक रोल एज अ बेटी, एज अ बहू आप कह सकते हो कि परिवार में निभाना पड़ रहा है कि घर के कामकाज को संभालने में, बच्चों का रख रखाव करने में। और क्या हमारा वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है? तो आंसर इज नो, क्योंकि आज हम डिटेल में जानेंगे कि वाई 75% ऑफ इंडियन विमेन आर स्टिल अनएम्प्लॉयड। इसके पीछे हम कहीं ना कहीं डिटेल्ड एनालिसिस किए हैं। तो हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। अमूमन हम ऐसे सोसाइटी के पर्सपेक्टिव के टॉपिक्स भी हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं, तो आप अपना प्यार दिखा सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। वीडियोज़ को पूरा देखा करिए ताकि हमारा जो परसेप्शन है वो भी आपको समझ आए, और लाइक किया करिए, कमेंट भी किया करिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर किया करिए ताकि हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद दे सके, प्यार कर सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू डिकोडिंग विद भारतीय। भारत अगर आप देखोगे तो विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। आप यूएन के आंकड़ों के हिसाब से देखोगे तो भाई हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है आबादी के मामले में, और आज भारत में लगभग 140 करोड़ की आबादी है। और इस 140 करोड़ में आप देखोगे तो 681 मिलियन जो है वो महिलाएं हैं, जिनमें से आप कह सकते हो कि 509 मिलियन जो है वो 15 साल से भी कम उम्र के लोग हैं, जिसमें आउट ऑफ 509 मिलियन 122 मिलियन जो है वो काम करने योग्य है। लेकिन काम मिला कितनों को है? तो सिर्फ 38 मिलियन को। यानी कि कितना कम आंकड़ा। ये मैथ के कुछ फिगर्स नहीं है, हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक भारतीय थिंक टैंक के हिसाब से 8.8% महिलाएं हैं जिनको काम मिल पाया है। दरअसल आप भारत में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखोगे तो ये महिलाओं के लिए 24% ही है। ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है? तो दरअसल ये उनको कवर करता है कि जो काम कर रहे हो किसी इकोनॉमी में या काम करने के इच्छुक हो, वो काम करना तो चाहते हैं लेकिन अभी उनके पास काम नहीं है, तो उसमें 24% की आबादी है जो बहुत कम है। कहीं ना कहीं हम देखें तो पुरुषों में ये 60 to 70% होता है, लेकिन महिलाओं में बहुत ज़्यादा कम है। अमेरिका की अगर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ग्लोबल इकोनॉमी में आप देखोगे तो बहुत बड़ा उनका चंक है, हम सुपर पावर उनको कहते हैं, तो उनकी आबादी भारत के कंपैरिजन में 1/4 है, लेकिन वहाँ पर भारत से दुगना ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो रोजगार हैं। आप कहोगे कि फिर भारत के पास क्या पैसे बहुत ज़्यादा आ गए हैं? तो आंसर इज नो, क्योंकि इंडिया का जो पर कैपिटा जीडीपी है, यानी कि एक व्यक्ति की औसतन आय, वो अभी भी $2,400 से कम है।
यानी कि विश्व एवरेज जो है उसका 1/5 अभी हम पहुंचे हैं, जो कि चाइना आज के 20 साल पहले पहुंच चुका था। यानी कि हम कह सकते हैं कि अभी भी हमारे पास पोटेंशियल है कि हम और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो फिर अभी क्यों हम महिलाओं का रोल 100% नहीं देख पा रहे हैं? क्या साक्षरता नहीं है? तो आंसर इज अगेन नो, क्योंकि एजुकेशन तो प्रमोट हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान, और कहीं ना कहीं अवेयरनेस बढ़ा है। तो अब लोग जो है वो धीरे धीरे एजुकेशन को तो प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट डिक्लाइन होता जा रहा है। आप कह सकते हो कि सुरक्षा, जो हमने शुरुआत में ही बात किया था, क्योंकि इंडिया वन अमंग द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज में से है महिलाओं के लिए, और साथ साथ में शादी विवाह भी, क्योंकि वहां से फिर हाउस होल्ड वर्क बढ़ जाता है। अमूमन देखा गया है कि बहुत कम पुरुष हैं, लगभग 6% हैं जो कुकिंग करते हैं और 8% हैं जो साफ सफाई करते हैं घर का। यानी कि ये रोल जो है वो महिलाओं तक सीमित कर दिया गया, जेंडर के बेसिस पे रख दिया गया है। अच्छा, तो अब अगर हम भारत के पड़ोसी बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, क्या भारत और बांग्लादेश सिमिलर है? जी हाँ, कल्चर के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो भाई भारत और बांग्लादेश सिमिलर है, लेकिन बांग्लादेश इस मामले में भारत को कहीं पीछे छोड़ता है। तो क्या हम बांग्लादेश से सीख सकते हैं? क्योंकि हम हमेशा टेक्सटाइल की बात करते हैं, हम हमेशा बात करते हैं कि भाई चीप लेबर की। कहीं ना कहीं बांग्लादेश में आप देखोगे तो इकोनॉमी भी फ्लरिश कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पर बांग्लादेश से क्या सीख सकते हैं? तो भारत और बांग्लादेश आप देखोगे तो विमेन्स पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में ऑलमोस्ट सिमिलर पायदान पर हैं, जबकि आप देखोगे वहाँ के कल्चर भी सिमिलर है, धारणाएं भी सिमिलर हैं, लेकिन बांग्लादेश की जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा हैं काम करने योग्य और काम कर रही हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। इंडिया में यूजुअली आप देखोगे तो फैमिली का जो ऑनर है, सम्मान है, वो बेटियों से जुड़ा हुआ है कि भाई वो घर में अगर हैं तो फिर अच्छी बात है। कहीं ना कहीं उनको हम कहते हैं कि भाई उनका जो चरित्र है उससे भी जोड़ा जाता है कि भाई वो अच्छा है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इनकम जो आता है अर्न करके, उसके वजह से कई बार शादियां भी डिले हो जाती हैं। अब अगर एक लड़की काम कर रही है तो फिर माना जाता है कि वो इंडिपेंडेंट है, और इस वजह से कई बार मैरिजेस भी डिले हो जाते हैं। लेकिन जिन घरों में आय बहुत कम है, वो पुअर फैमिलीज हैं, तो वहां पर तो महिलाओं को काम करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर हंगर और स्टारवेशन जैसी समस्याएं आती हैं, तो वो ना हो इसको लेकर के वहां पर महिलाएं जो हैं वो काम करती हैं। अब आप देखोगे तो भारत एक वो देश है जो यू कर्व के बॉटम पर आकर के रुक गया है। एक यू कर्व अगर आप बनाते हो तो यू का जो सबसे बॉटम है वहां पर भारत है। ऐसा डॉक्टर एलिस इवेंस जो किंग्स कॉलेज है लंदन का, वो बता रहे हैं कि भारत एक पैट्रीलिनियल ट्रैप में फंस चुका है। महिलाएं फंस चुकी हैं बिटवीन लो वेजेस एंड सफोकेटिंग सोशल नॉर्म्स, क्योंकि एक तरफ पैसा भी कम है, दूसरी तरफ सामाजिक जो धारणाएं हैं अलग अलग, वो कहीं ना कहीं उनको दबा रही हैं। अब लो वेजेस कितना बड़ा रीजन है उसको हम जानते हैं। तो आपको पता है भारत 1947 से 1990 तक एक क्लोज्ड इकोनॉमी रहा है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंपनीज का रोल ज्यादा रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम रहे हैं। अब उसके बाद में आप देखोगे तो 1990 के बाद से इंडिया की इकोनॉमी जब एलपीजी रिफॉर्म्स किए जाते हैं तो इंप्रेसिव ग्रोथ रेट दिखाया जाता है, लगभग 6% इन अ ईयर, जो चाइना उस वक्त 8.8% दिखा रहा था, तो हम उससे बहुत पीछे नहीं थे। उसके बावजूद कि भारत उस वक्त 12th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ करता था और आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यू जॉब्स होने चाहिए उस पैमाने पर वो नहीं बढ़े हैं। क्योंकि आप देखोगे तो 1% चेंज इन जीडीपी में जितना ज्यादा नए जॉब्स ऐड होते जाते हैं उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ लेबर कहते हैं। तो वर्ष 2011 से 2019 तक जो भारतीय लेबर फोर्स है वो महज 0.26% से बढ़ा है, इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, और ये आप देखोगे तो 0.04% पे आके रुक जाता है। यानी कि पिछले 10 साल में बहुत कम, जीरो के बराबर जॉब्स जो हैं वो जनरेट हुए हैं महिलाओं के लिए। फिर वर्ष आप 1999 से 2005 देखोगे, थोड़ा पीछे जाकर के, तो वहां पर 60 मिलियन नए जॉब्स ऐड हुए थे, और फिर आप 2004 से 2010 देखोगे तो महज 3 मिलियन। यानी कि ये दर्शाता है कि भाई इकोनॉमी जब ओपन हुआ तो किस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़े, जो धीरे धीरे कम होते चले गए। 2019 में 12 मिलियन लोग जो हैं वो अप्लाई करते हैं 35,000 रेल रोड जॉब्स के लिए, और 1.7 मिलियन सिर्फ 1500 जॉब्स के लिए एक स्टेट ओन्ड बैंक में। आज आप देखोगे तो 42% भारतीय जो 25 एज से कम हैं उनके पास में ग्रेजुएट डिग्रीज हैं, लेकिन वो काम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इंडियन एम्प्लॉयर्स जो हैं वो काफ़ी टाइटली रेगुलेटेड हैं। लीगली आप देखोगे तो उनको वर्कर्स को पेड लीव देना चाहिए, पेंशन्स देना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस देना चाहिए, यहाँ तक कि अगर उनको हटाना है
तो फिर सरकार से परमिशन लेना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस में आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ दीज लॉज जो हैं वो अप्लाई ही नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ये उन बिजनेसेस पे अप्लाई होते हैं जहां पर 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। तो भारतीय कंपनियां क्या करती हैं कि वो 9 एज देयर नंबर्स मेंटेन करके चलते हैं। तो इसके वजह से ये जो रेगुलेशंस इतने सारे हैं वो कवर ही नहीं हो पाते हैं। करप्शन भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेबर इंस्पेक्टर्स जो आते हैं वो देखे गए हैं कि भाई करप्शन के मामले में चाइना में 51 से 200 वर्कर्स आप देखोगे जिनको मिड साइज कंपनीज कहा जाता है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कि वो 80% से भी ज़्यादा हैं भारतीय अपैरल फर्म्स में। फॉर इंस्टेंस भारत में आप देखोगे तो वो 8 से कम है, और यूजुअली इंडिया में वर्ल्ड्स हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ सीईओज है। तो आप कह सकते हो कि भाई सीईओज के लिए तो हम जाने जाते हैं, फिर चाहे वो गूगल हो चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, बेसिकली बड़े से बड़े ब्रांड्स के सीईओज जो है वो भारत से ही आपको देखने को मिलेंगे। प्रोडक्टिविटी भी एक कारण होता है। जो एवरेज जहां पर आप देखोगे 50 से लेकर के 199 वर्कर्स हैं, उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो 60% लेस प्रोडक्टिव होगा वहां जहां पर 200 से ज्यादा कर्मचारी होंगे, और जहां पर 5 से 49 होंगे वहां की तो प्रोडक्टिविटी 90% से कम होगी, क्योंकि जितने ज्यादा एम्प्लॉइज होंगे आप देखोगे हेल्दी कंपटीशन उतना ज्यादा होगा, तो इस वजह से प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगा। और जब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा तो कंपनी ग्रो करेगी और इकोनॉमी भी। लेकिन लोअर प्रोडक्टिविटी का मतलब वेजेस भी कम होंगे, और वेजेस कम होंगे तो कंज्यूमर डिमांड कम होगा, और डिमांड कम होगा तो जाहिर सी बात है जॉब्स भी कम ही होंगे। महज 21% भारतीय वर्कर्स हैं जिनको रेगुलर वेजेस मिलता है। 46% उनमें से जो है उनको कोई पेड लीव नहीं मिलता है। 53% के पास में कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है कि जॉब चली जाए तो कोई कंपेंसेशन या हेल्थ इंश्योरेंस, या अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो परिवार को कोई एड। और नियरली 60% है जिनका कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, काइंड ऑफ इनफॉर्मल जॉब वो कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि भाई कितना बड़ा चैलेंज है रोजगार के लिए। वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री जब अनाउंस करते हैं लॉकडाउन कोविड के समय में, तो आप देखो कि उससे 100 मिलियन लोग जो है इम्पैक्ट होते हैं, और उसी वर्ष दिसंबर आते आते 75 मिलियन पीपल जो है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं, यानी कि जो $2 पर डे है उससे भी कम, अकॉर्डिंग टू प्यू रिसर्च के हिसाब से। ये अब हम थोड़ा ईस्ट एशिया के मॉडल को देखते हैं और उससे हम क्या सीख सकते हैं। बांग्लादेश तो हमने देख लिया है। तो यूजुअली आप किसी भी इकोनॉमी में देखिएगा तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर होता है, यानी कि एग्रीकल्चर, और फिर एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट मिला है उसको मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट करना, और फिर मैन्युफैक्चरिंग से उसको रेडी टू सेल यानी कि सर्विसेज के लिए लाना। जैसे कि मान लो चिप्स बनाने की कंपनी है, तो एग्रीकल्चर मतलब कि देखो आलू जो है वो किसान उगाएंगे, तो ये एग्रीकल्चर हो गया। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि अब वो कंपनीज उन किसानों से आलू परचेज करेंगे और चिप्स बनाने के काम में लगाएंगे। और सर्विसेज का मतलब है कि फिर अब उनको वो प्रॉपर पैकेजिंग करने के बाद में दुकानों तक पहुंचाएंगे कि वो रेडी टू सेल रहे। अब ज्यादातर जो कंट्रीज हैं जैसे कि ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया और यहाँ तक कि चाइना, ये सारे इसी मॉडल को फॉलो करते हैं। लेकिन भारत आप देखोगे तो हमने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को ही हम स्किप कर दिए हैं। वैसे तो एलपीजी रिफॉर्म्स लाया गया 1990 से, अब आप देखोगे कि वहाँ प्राइमरी पे हमारा फोकस तो था एग्रीकल्चर पे, लेकिन हम सीधा जंप कर गए टर्शरी सेक्टर पे यानी कि सर्विस सेक्टर पे। अब हम बीच का जो प्रोसेस था मैन्युफैक्चरिंग उस पर हम ज़्यादा काम नहीं कर पाए, और मैन्युफैक्चरिंग में फेल होने के वजह से कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो रोजगार है वो बहुत कम होता चला गया। वियतनाम जो बहुत छोटी सी कंट्री है जिसकी आबादी महज आप कह सकते हो कि 100 मिलियन के आसपास या उससे भी कम है, वो एक्सपोर्ट करता है क्लोथिंग 1.4 मिलियन पॉपुलेशन वाले देश यानी कि भारत से भी ज्यादा। अब आप कहोगे तो फिर क्या हो गया, यूएसए, जापान, स्विट्जरलैंड ये भी तो सर्विस डिपेंडेंट इकोनॉमी ही है, तो भारत के केस में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन भारत में आप देखोगे तो यहाँ पे इंप्रेसिव डेप्थ है फिनेंस का, इंश्योरेंस का, रियल एस्टेट का और टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज का। डेलॉयट, गोल्डमैन एंड टाटा जैसे जो बड़े बड़े इंडियन कंसल्टेंट्स को वो पे करते हैं और बैंकर्स को टॉप डॉलर्स में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई ऐसे जो काम है वो बहुत कम है, और हमने शुरुआत में ही कहा कि आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो एग्रीकल्चर जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। अब ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है जिसमें कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि भाई कंप्लीटली मैन्युफैक्चरिंग को तो वो रिप्लेस नहीं कर सकता है। वहीं अगर हम कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं तो वो बहुत लो पेड एम्प्लॉइज को हायर करते हैं, और टेम्पोरेरीली आप देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा
मतलब कम टाइम पीरियड के लिए, और दैट टू कि फिजिकली बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, जो महिलाओं के लिए काफ़ी गलत होता है। ईस्ट एशिया में आप देखोगे तो पुरुष जो है वो रिप्लेस कर गए एग्रीकल्चर से और महिलाएं जो है वो फैक्ट्री वर्कर्स बन गई। लेकिन ये इंडिया में उस लेवल पे नहीं हुआ। इंडिया में विमेन को पुश किया गया फार्मिंग से बाहर, लेकिन उनको डिस्करेज किया गया कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में। जो बहुत लकी रही हैं महिलाएं, उन्होंने सिक्योर किया सर्विस जॉब्स को, हालांकि वास्ट मेजॉरिटी के पास में कोई भी काम नहीं है, को लेकर के कोई भी लॉ नहीं है, कोई भी राइट्स नहीं है। तो आप यूएन जो यूनाइटेड नेशंस है, World War I और World War II के बाद में जो बनाया गया, लगा कि भाई अब आगे वॉर ना हो, सारे कंट्रीज को इकट्ठा लाया जाए, तो यूएन का फिलाडेल्फिया 1944 जो है वो इसको डील करता है। यूएन एक अलग से कन्वेंशन लाता है ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, जिसको CEDAW के नाम से जाना जाता है, 1979 में लाया गया। यहां तक कि अगर भारतीय संविधान की बात कर लेते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, जहां पे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 इसकी बात करता है कि भाई कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, और जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो इक्वालिटी के बेसिस पे होनी चाहिए। यहां तक कि 11th और 12th शेड्यूल जो है वहां पे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को जोड़ा गया 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, जहां पर आप देखोगे कि वहां पर अगेन पंचायत में और म्यूनिसिपैलिटीज में महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व किए गए। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट लाया गया 1976 का। इसी के साथ साथ में नेशनल कमीशन फॉर विमेन बनाया गया 1990 में। और फिर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस जो है वो जारी किए, विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में, कि भाई वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट को कैसे डील किया जाए, किस प्रकार से एक ICC इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होना चाहिए, ठीक है। और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी लाया गया 2017 का, जहां पर महिलाओं को शुरुआती 2 बच्चों के लिए 26 वीक्स तक का पेड लीव की बात करी गई। तो ये अपने आप में कई सारे प्रोविजंस हैं। आप DPSP में भी देखेंगे तो इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क की बात करी गई है। तो यानी कि कहीं से लॉ में तो कमी नहीं है, फिर हमको इस पे और बेहतर करने की जरूरत है, मंशा जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं कि क्या भारत बहुत पीछे रह जाएगा या भारत के पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है। तो चाइना का जो पॉपुलेशन है वो लास्ट ईयर पीक कर चुका है। अब उसका लेबर फोर्स है वो माना जा रहा है कि धीरे धीरे 1% से कम होना चालू हो जाएगा 2030 से। तो कहीं ना कहीं भारत का अभी भी मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो यंग है और ग्रोइंग है। 40% जो पॉपुलेशन है वो 25 साल से उम्र में नीचे है, और साथ साथ में 53% जो है वो अंडर 30 है। यानी कि मीडियन एज जो है जब हम एवरेज निकालते हैं तो वो 28 है, जो कि चाइना में 38 है और जापान में 48 है। यानी कि भारत के पास में अभी भी बम्पर अपॉर्चुनिटी है। और अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी बाय नियरली 1/3 बाय 2050, अगर मेल और फीमेल दोनों काम करने लग जाएं। एल्स आपको पता है कि भाई अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर देते हैं तो डेमोग्राफिक जो हम बेहतर बना सकते थे वो सिर्फ एक बैरियर बन के रह जाएगा। क्योंकि आसमान में एक पक्षी तभी ऊंची उड़ान भर सकती है अगर उसके दोनों पंख बराबर से काम करेंगे। सिर्फ एक पंख के ऊपर वो उड़ान लंबा नहीं भर सकता है। तो अगर आज हम वर्ल्ड बैंक के हिसाब से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, अगर हम बहुत जल्द टॉप मोस्ट पोजीशन हायर करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं जो मेल और फीमेल है उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, ताकि एक दूसरे के ऊपर कोई बोझ ना रहे और पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो फास्ट तरीके से ग्रो कर सके। महिलाएं अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भाई जो सारे रिश्ते हैं वो भी और इम्प्रूव होते चले जाएंगे और एक प्रेशर उनके ऊपर भी नहीं होगा। तो इस वीडियो के लिए तो यहीं तक हम रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, और वीडियो अगर आपने पूरा देखा होगा तो आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। स्टिल आपको लगता है कि कुछ पॉइंट है जो आपके हिसाब से होना चाहिए था, जो हमने वीडियो में कवर नहीं किया है, तो आप कमेंट करके भी ज़रूर बता सकते हैं। और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा, और वीडियो को प्लीज़ आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम और भी बेहतर वीडियोज़ ला सकें। आपके हिसाब से भी कोई सुझाव है तो आप बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो जरूर लाएंगे। चैनल पर बहुत ही जल्द बहुत अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, तो जुड़े रहिए, बने रहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।